प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए छंद शास्त्र के अंतर्गत हम लोग यति अथवा विरति तथा विरति का भंग अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, छंदों की लय को ठीक रखने के लिए यति और विरति का भी विधान होता है। विरति का भी विधान होता है। इसमें यह बतलाया जाता है कि इस छंद की यति या विरति विराम इतने वर्णों या मात्राओं पर होती है। इस नियम का उल्लंघन करने पर लय बिगड़ जाती है और यह भी एक दोष होता है। जब एक चरण का शब्द कटकर दूसरे चरण में लगता हो तो यदि यति 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 भंग होता है। जब नियत विश्राम स्थान पर शब्द कट जाता हो और कटने पर ही विरति बनती हो तो वहाँ विरति भंग होता है। यति भंग का उदाहरण दें। कुसुम सा सुप्रफुल्लित बालिका हृदय भी न रहा सुप्रफुल्ल ही, यह मलिन एक कलमश हो गया प्रिय मुकुंद प्रवास प्रसंग से। ठीक, छंद में बालिका हृदय एक समास पद है, समस्त पद है, परंतु उसका हृदय कटकर दूसरे चरणों में चला गया। ठीक, अलंकार एवं छंद एवं अलंकार के अंतर्गत हम लोग यह सब उदाहरण ले रहे हैं। विरति भंग का उदाहरण एक और देखिए। अकथ अपार भव पंथ के बिलोकौ सम हरन करन बीजना से वर महयाय, यह लोक परलोक सफल करन कोक नद से चरण ही आनी के जुड़ाए, अलिकुल कलित कपोल ध्वाय ललित, आनंद रूप सहित मोह भूषण अहनाय, पाप तरु भजन विधन विघन गढ़ गंजन, भगत मन रंजन धीरद मुख गाइए। ठीक, इस छंद में इस छंद में जो कवित्त मतलब इस छंद में जो कवित्त है उसमें 16 15 वर्णों पर विरति देने का नियम है। इस कवित्त के दूसरे तीसरे चौथे चरण में विराम या विश्राम होना चाहिए, पर वह नहीं है। दूसरे चरण में कोकनद एक शब्द है, पर उसका एक अंश नद कटकर दूसरे में चला गया है। इस प्रकार तीसरे और चौथे चरण में अनंत के अ और भगत के भ पर विश्राम होना चाहिए, पर पहले ही क्रम में टूट गया। पुनः देख लीजिए। अकथ अपार भवपंत के बिलौकौ श्रम हरन करन बीजना से वर महय, यह लोक परलोक सफल करन को नद से चरण ही मतलब कोकनद तो नद से चरण ही यानी के जुड़ाइए, अली कूल कलित कपोल ध्वाय ललित, आनंद मतलब वही आनंद रूप सहित मोह भूषण अनहाइए, बात तरु भंजन विघन गढ़ गंजन, भगत मन रंजन द्विरद मुख गाइए। ठीक, चरण देखिए। चरण क्या है? चरण, जैसे हम पाद या चरण के बल पर खड़े होते हैं वैसे ही छंद भी पाद या चरण के बल पर खड़े होते हैं। प्रायः प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। लिखते हुए भले ही 2 पंक्तियों में लिख दिया जाए, वेदों में 2-3 पदों
के भी छंद हैं। दोहा, ठारोला, सवैया आदि में 4 चरण होते हैं। छप्पय कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। इससे अधिक चरणों के भी छंद हैं और हो सकते हैं। ठीक। गढ़। जिस प्रकार मात्रा वृत्तियों में मात्रा का विचार किया जाता है, उसी प्रकार वर्ण वृत्तियों में गढ़ का विचार किया जाता है। यूँ मात्रिक छंदों में भी कहीं कहीं गढ़ की चर्चा आ जाती है, पर इनमें गढ़ की जानकारी के बिना भी काम चल सकता है। गढ़ का अर्थ समूह। गढ़ का अर्थ है समूह। मात्रा वृत्तों में मात्राओं के समूह को गढ़ कहते हैं। मात्रा वृत्तों में मात्राओं के समूह को गढ़ कहते हैं। वर्ण वृत्तों में गढ़ का सामान्य अर्थ है 3 अक्षरों या वर्णों का समूह। 3 अक्षरों या वर्णों का समूह। मात्रिक गढ़ 5 होते हैं। टगड़, ठगड़, डगड़, ढगड़, गढ़ क्रमशः 6, 5, 4, 3 और 2 मात्राओं के समूह के ये नाम दिए गए हैं। इतना स्पष्ट है कि मात्रिक गणों का रूप एक ही नहीं रह सकता है। ज्यों ज्यों मात्राएं अधिक होती गईं, उनके रूपों की संख्या भी बढ़ती गई। ठीक। गढ़ का एक उदाहरण लें। इसमें 2 गढ़ होते हैं। इसका एक रूप तो यह होगा कि एक ही दीर्घ वर्ण 2 मात्राओं का हो, और दूसरा यह कि 2 ह्रस्व वर्ण 2 मात्राओं के हों। ठीक। पहले का उदाहरण है नौ। नौ में दीर्घ है तो यह सकार की जो चिन्ह है वो लगेगा। दूसरे का उदाहरण है नौ। ठीक। नौ व त लघु लघु। ठीक। 3 मात्राओं वाले गढ़ के 3 रूप होंगे। देखिए, वारी है, वारी दीर्घ लघु, नया लघु दीर्घ, नमक लघु लघु लघु, तीनों लघु इसमें है। ठीक। 4 मात्रा वाले गणों से रूप की संख्या बढ़ने लगती है। डगड़ के 5 रूप होंगे। देखिएगा, अथा दीर्घ दीर्घ, तरना लघु लघु गुरु, पड़ाव लघु गुरु लघु, गालिब गुरु लघु लघु, मरकट लघु 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 लघु। ठीक। इस प्रकार 5 मात्रा वाले मात्रा गण के 8 और 6 के 13 रूप होंगे। 6 के 13, 8 और 6 के 13 रूप होंगे। इन मात्रिक गणों का उपयोग छंदों के लक्षण लिखने में होता है। कल्पना कीजिए कि किसी मात्रा छंद में यह लिखना हो कि 3 मात्राओं वाले शब्दों के बाद 5 मात्रा वाला शब्द लिखना हो, तो कहेंगे ठगड़ के बाद ढगड़ होगा, ठगड़ के बाद ढगड़ होगा। संक्षेप में लिखना हो तो यह भी कहेंगे कि ठ के बाद ढ वर्ण, ढ वर्ण में वर्ण वृत्त में गढ़ 3 अक्षर के समूह कहते हैं। ठीक। इन गणों के 8 रूप होते हैं। वर्ण दीर्घ और ह्रस्व हो सकते हैं, जिनका गढ़ में समावेश होता है। इनके बोध के लिए हिंदी में एक सूत्र प्रचलित है। वह कौन है? या माता राज भान सलगा। ठीक। यह माता राज भान सलगा, अर्थात यह गढ़ मतलब यह माता। ठीक। अर्थात मात्रा देखे तो लघु गुरु गुरु, दूसरा है भान सलगा। ठीक। मगड़ मातारा, मातारा, लघु गुरु गुरु गुरु, तीनों गुरु हो जाएगा। इसमें दीर्घ है मात्रा, इसमें हंगामा हो सकता है।
तगड़, तगड़ अर्थात तारा, तारा ज, ठीक। रगड़, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ठीक। लघु और गुरु, लगा, ठीक। भगान, भग हंग भा बी भी नग ग, इस सूत्र को भी बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस सूत्र से जिस गण को जाना ना हो उसके आगे साथ आगे के दो वर्ण को लीजिए, फिर उसकी वजन पर दीर्घ ह्रस्व के क्रम से तीन शब्दों का एक उदाहरण का उदाहरणात्मक गण बना लीजिए। ऊपर की सारणी देखें। मान लें आपको यगड़ बनाना है तो सूत्र में य और आगे के दो वर्ण माता ले ले। अब यगड़ मतलब य माता के क्रम में वर्ण विचार करने पर बन जाएगा, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है, ठीक। भारतीय परंपरा में मंगल अमंगल का विचार प्रत्येक संदर्भ में होता है। गणों और वर्णों के संबंध में भी इसका विचार किया जाता है। कुछ वर्ण भी शुभ अशुभ माने जाते हैं और कुछ गण भी। स्वर सभी शुभ माने गए हैं और व्यंजनों में ढ झ ज ट ठ ढ ड़ ढ य फ व भ म र ल व स, वो वाला स है मुर्दा स, ठीक। ट को छोड़कर से शुभ शब्द है, मतलब ये सब जो मैंने नाम गिनाए वो सब अशुभ शब्द हैं, ठीक। आरंभ में संयुक्ताक्षर अशुभ हैं, ठीक। आरंभ में अगर संयुक्ताक्षर आ गए तो वो भी अशुभ है। जिससे इन अशुभ वर्णों में से 5 को देखिए दग्धाक्षर कहा गया है, जो अत्यंत अशुभ माने गए हैं। म झ म र मूर्धा च ह। यदि ये वर्ण देववाचक या मंगलवाचक शब्द के आदि में हो तो इनकी अशुभता क्षीण पड़ जाती है। वर्ण की भांति गण भी शुभ अशुभ होते हैं। इसमें से अशुभ भगणों के संबंध में माना जाता है कि ये काव्य के आदि में न आए। कुछ लोगों का विचार है कि अशुभ भगण किसी भी पद्य के आरंभ में न आए, पर कुछ लोगों का विचार है कि प्रकरण या ग्रंथ के आरंभ में न आए। इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि वर्णवृत्तों में इस नियम का निर्वाह कठिन है। कारण यह है कि वर्णवृत्त में कुछ गणों को आरंभ में रखने का नियम है, इसलिए परिहार का रास्ता भी निकाल लिया गया और कहा गया कि यदि ये गण किसी देववाची या मंगलवाची के अंतर्गत आ गए तो प्रभाव क्षीण हो जाता है। नियम तो यह भी कर लिया गया कि ये सब नरक काव्य में विचारणीय है, देव काव्य में नहीं। गणों के देवता और फल आदि का भी सविस्तार विचार है, पर आप सबके लिए यह आवश्यक है कि अतः छोड़ा जा रहा है। म न भ तथा प गण शुभ हैं, ज न र तथा सगण अशुभ हैं, ठीक। तुक विचार अब भी कर लेते हैं हम लोग। तुक विचार पद्यों के पदांत के अक्षरों का नाम तुक है। इससे अलंकारों के संदर्भ में अंत्यानुप्रास भी कहा जाता है। हिंदी में चरण के अंत में अक्षर मैत्री का नियम है। यह प्रवृत्ति संस्कृत भाषा में नहीं थी, अपभ्रंश में थी और संभवतः वहीं से हिंदी में आई है। इधर अंग्रेजी के ब्लैक वर्ष की देखा देखी हिंदी में भी लोग तुक का परित्याग करने लगे हैं और अतुक कविता लिखने लगे हैं।
और कहते हैं कि उसके लिए छंद का ही बंधन काफ़ी है। अब तो क्रमागत छंदों का भी बंधन छोड़ने लगे हैं और पद्य के लिए लयानुधावन ही काफ़ी समझा जाने लगा है। नए लोग अब उससे भी आगे बढ़ रहे हैं और पद्य को मात्र पढ़ने के लिए एक कला तक ही सीमित रखना चाहते हैं। इसका कारण अब जगत की स्थिति बताते हैं। बात यह है कि अंग्रेजी भाषा में वह नाद सौंदर्य नहीं है जो हमारी या इस तरह की और भाषाओं में है। काव्यगत सौंदर्य की वृद्धि में नाद सौंदर्य भी साधन है और उसकी वृद्धि में पढ़ने की कला, ठीक, रीडिंग आर्ट ही नहीं, लय, छंद, तुकों की योजना भी है। अतः नाद सौंदर्य द्वारा भी काव्य सौंदर्य की वृद्धि आदि अपेक्षित है तो तुक का ग्रहण उचित है। अतुकांत कविता के लिए जितना वर्ण वृत्त अनुकूल पढ़ते हैं उतना मात्रा वृत्त नहीं, ठीक। वैसे करने के लिए मात्रा वृत्तों में भी अतुकांत रचना हुई है, पर आकर्षण न होने से उसका यथोचित प्रचार नहीं हो पाया है। यही दशा छंदहीन और लयहीन कविता की है। तुक का विचार तुकांत के स्वरों के आधार पर ही हो सकता है। अनुस्वार युक्त वर्ण भी उसी के अंतर्गत समझ लिए जाएंगे। स्वरों के आधार पर तुक 3 प्रकार के माने जाते हैं: उत्तम, मध्यम और निकृष्ट या अधम। यदि पद्य के अंत में 2 गुरु आ पड़े तो 5 मात्राओं का समस्वर होना उत्तम कहा जाता है। 4 मात्राओं का समस्वर हो तो मध्यम और 2 का हो तो अधम। उत्तम: नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखतु न भूप कपट चतुराई। मध्यम: बजहि बजान विविध विधाना, प्रमोद नहीं जाई बखाना। अधम: राम सीय पद प्रीति घनेरी, नीत प्रति नूतन होई हमारी। ठीक, इस प्रकार यदि पद्य के अंत में लघु गुरु या गुरु लघु आ जाए तो 5 और 4 मात्राओं की तुक उत्तम, 3 की मध्यम तथा 2 की अधम है। यदि पद्य के अंत में 2 लघु आ पड़े तो 4 मात्राओं की तुक उत्तम, 2 की मध्यम और 1 की अधम होगी। ठीक, रीतिकालीन कवि आचार्य भिखारी दास ने इसी बात पर दूसरे ढंग से विचार किया। उन्होंने उत्तम, मध्यम और अधम के भी 3 भेद किए हैं। आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद का विचार है कि ये भी उसी प्रकार की 3 श्रेणियां हैं जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। उनके अनुसार सारणी इस प्रकार है: तुक उत्तम, मध्यम, अधम। ठीक, उत्तम समसरी, विषमसरी, कष्टसरी। ठीक, अधम में अमील, सुमील, आदिमत, अमील, अंतमत, अमील। ठीक, असंयोग मिलित, स्वर मिलित, दुर्मिल। ठीक, दुर्मिल। आचार्य भिखारी दास ने तुक के 3 ढंग के भेद हैं। आचार्य भिखारी दास ने तुक के 3 ढंग के भेद और माने हैं: विप्सा, यामकी और लाटिया। इन सब बातों का विस्तार देखना हो तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की काव्यांग कौमुदी का 3य खंड देखा जा सकता है। यहाँ आपके लिए इतनी ही जानकारी काफ़ी है। ठीक, छंद के प्रकार। छंद इतना पुराना है कि वेदों का नाम भी छांदस पड़ गया, उसमें छंद भी है और पद में वह लौकिक छंदों से भिन्न है।
इसलिए लौकिक काव्य में प्रयुक्त छंद लौकिक कहे जाते हैं। लौकिक कहे जाते हैं मतलब छंद दो प्रकार के हैं। वेदों में प्रयुक्त वैदिक छंद और लौकिक काव्य में प्रयुक्त लौकिक छंद। लौकिक छंद में भी वर्ण और मात्रा के विचार से दो प्रकार हैं, मात्रिक और वाणिक छंद। मात्रिक छंद वे छंद हैं जिसमें अक्षरों या वर्णों की मात्राओं के अनुसार नियम निर्धारित होते हैं। इसके पदों में वर्ण क्रम ज़्यादा हो सकते हैं पर मात्रा मात्रा परस्पर होनी चाहिए। पर यह आवश्यक नहीं है कि कम ज़्यादा हों ही। अभिप्राय यह है कि मात्रिक छंदों में मात्रा को ही ध्यान में रखकर नियम बनाए जाते हैं, वर्ण या अक्षरों को नहीं। इसी प्रकार वर्णिक छंद वर्णिक वृत्त है जिसमें वर्ण या गण को दृष्टि में रखकर नियम बनाए जाते हैं। मुक्तक दंडक वर्ण वृत्तों में वर्ण नियत होते हैं, गण नहीं, इसलिए उन्हें गण मुक्त होने से मुक्तक कहा जाता है। कुछ छंदों में चरण होते तो चार ही हैं पर उन्हें दो ही पंक्तियों में लिख दिया जाता है। दो ही पंक्तियों में लिख दिया जाता है या लिख दिया और अर्धसम। प्रायः प्रत्येक छंद में चार पंक्तियां रखी जाती हैं जिन्हें चरण या पाद कहा जाता है। कुछ छंदों में होते तो चरण चार ही हैं पर उन्हें दो ही पंक्तियों में लिख दिया जाता है। ये प्रायः दो छंदों के योग से बनते हैं। एक के वहाँ प्रत्येक कुछ छंदों में होते तो चार चरण ही हैं पर उन्हें दो ही पंक्तियों में लिख दिया जाता है। वहाँ प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। हिंदी में कुछ छंद 6 पंक्तियों के भी होते हैं। ये प्रायः दो छंदों के योग से बनते हैं। एक के 4 चरण 4 पंक्तियों में और दूसरे के 4 2 पंक्तियों में। छंद शास्त्र के पहले और तीसरे चरण को विषम और दूसरे तथा चौथे चरण को सम कहा जाता है। हिंदी में मात्रिक विषम छंद नहीं होते। इसी प्रकार हिंदी में वर्णिक अर्धसम तथा वर्णिक विषम ये दोनों प्रकार के छंद भी नहीं होते। इन सम छंदों वर्णिक तथा मात्रिक के भी दो भेद होते हैं, साधारण और दंडक। मात्रिक साधारण वृत्ति उन्हें कहा जाता है जिनके प्रत्येक चरण में 32 तक या उससे कम मात्राएं हों। यदि इसे अधिक मात्राएं होती हैं तो उन्हें दंडक कहा जाता है। वर्णिक साधारण छंदों के प्रत्येक चरण में 26 या उससे कम वर्ण होते हैं। इनसे अधिक हों तो उन्हें दंडक संज्ञा मिलती है। 23 से 26 वर्ण तक के वृत्त प्रायः हिंदी में सवैया कहे जाते हैं। सारणी इस प्रकार है। छंद वैदिक और लौकिक। लौकिक में मात्रिक यानी जातीय, दूसरा वर्णिक अर्थात वृत्तीय। ठीक, मात्रिक देखते हैं पहले। मात्रिक में सम अर्धसम विषम। ठीक, सम में होगा साधारण और दंडक। ठीक, और वर्णिक में होगा सम अर्धसम विषम। तो सम में यहाँ होगा साधारण और दंडक। ठीक, वही भेद। मात्रा किसे कहते हैं? यदि आप ध्यान से सुने हैं तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मात्रा किसे कहते हैं। ठीक, मात्रा और स्वर में अंतर क्या है इसे भी कमेंट बॉक्स में 2 पंक्ति लिखने का कृपा करें। इस प्रकार छंद एवं उसके सारांश देखिए।
इस प्रकार छंद एवं उसके भेद विषय संबंधी इस पहली इकाई के अध्याय से आप जान सकें कि छंद काव्य को सुरक्षित रखने वाला अद्वितीय साधन है। इससे एक एक वर्ण और एक एक शब्द का स्थान एवं क्रम निश्चित होने के कारण काव्य में किसी अनर्थकारी परिवर्तन अथवा शिथिलता शिथिलता की संभावना ही नहीं रहती। यह काव्य को नियमित, नियंत्रित एवं संयमित ही नहीं करता, उसमें संगीतात्मकता का संगीतात्मकता तथा काल क्रमानुकूल व्यवस्था लाकर प्रवाह एवं तारल्य भी लाता है। उसे प्रवाहमय बनाकर प्रभावी तथा हृदयग्राही बनाता है। छंदों के नियंत्रण से ही काव्य को स्पंदन, कंपन एवं वेग मिलता है तथा उसी से निर्जीव अक्षरों में भी सजीवता आ जाती है। छंद और काव्य का संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है। छंद और काव्य का संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है। वहीं इसे रमणीय एवं गेय बनाते हैं। मतलब छंद ही काव्य को रमणीय एवं गेय बनाते हैं। छंदों में वर्ण, मात्रा, यति, गति तथा गण तथा तुक आदि की निश्चित योजना की ही काव्य के को व्यवस्था प्रदान करती है। छंद शास्त्र के अपने ही कुछ नियम भी होते हैं, जिनमें वर्ण का ह्रस्व एवं दीर्घ होना, अनुस्वार संयुक्त वर्ण का दीर्घ या गुरु होना, विसर्ग संयुक्त वर्णों का ह्रस्व या दीर्घ हो जाना तथा हलंत से पूर्व वर्ण एवं ह्रस्व वर्ण का दीर्घ हो जाना प्रमुख हैं। छंद की तुलना मूल आत्मा, लय और प्रवाह होते हैं। अतः छादन, आच्छादन, प्रवाह उसके मात्रिक वर्णिक आधार पर कई भेद उपभेद भी आच्छादन, प्रवाह, अतः छादन, आच्छादन, प्रवाह आदि अर्थों का सूचक छंद अपनी महत्ता के कारण ही विस्तृत व्यापक हो गया और उसके मात्रिक वाणिक आधार पर कई भेद उपभेद भी हो गए। इन भेद उपभेदों की चर्चा हम अगली इकाई में करेंगे। देखिए, छंद शास्त्र को पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी पुस्तकें। काव्य विवेचन, डॉक्टर भागीरथ मिश्र एवं डॉक्टर बलभद्र तिवारी, स्मृति प्रकाशन, इलाहाबाद से। ठीक। काव्यांग दर्पण डॉक्टर विजय बहादुर अवस्थी, दिल्ली पुस्तक सदन, दिल्ली से। काव्य सिद्धांत डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री, आर्य बुक डिपो, करोल बाग, नई दिल्ली। छंद प्रभाकर श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु। ठीक। छंद मंजूषा में पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल की। ठीक। काव्यांग कौमुदी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भाग संख्या 1, 2, 3। ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे इकाई पर। छंद एवं उसके भेद। ठीक। इकाई 2, इसकी जो रूपरेखा है उसे भी देख लीजिए। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी से साहित्यिक सहृदय सभी निवेदन करता हूँ कि यह वीडियो या रिकॉर्डिंग मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित साथियों के लिए किया हूँ, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आत्मिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे छंद एवं उसके भेद। ठीक।